जय देवभूमि उत्तराखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी का थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कहना था कि सर एक बार हमें उत्तराखंड में हिस्ट्री का जो पोर्शन है प्राचीन जातियों से लेकर और कुनिंद कत्यूरों तक अच्छे से आपने एक बार हमें समझाया था, लेकिन आपने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई हुई है। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं प्राचीन जातियों को आपको अच्छे से समझा करके और फिर उसके बाद कुनिंद राजवंश तक मैं आज ख़त्म कर सकूं, ऐसे मेरी कोशिश रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जैसी वीडियो लगेगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे बाद में, ठीक है। तो चलेंगे, बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन जातियों की। उत्तराखंड में जो प्राचीन जातियाँ थी, पहले देखो, सबसे पहले भारत में आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों के आगमन के साथ साथ भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ और आर्यों के साथ साथ भारत में उत्तराखंड में भी आर्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये आप भी जानते हैं, सभी जानती हैं बात। दूसरा, यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो पहले जातियाँ थी मुख्य रूप से, उन जातियों में आपके पास जो है लगभग प्राचीन जातियों में जो है लगभग कोल हो गई, किरात हो गई, खस हो गई, योध्य हो गई, नाग हो गई, शक, ये और आपके कुषाण और मोखरी, ये सभी जातियां जो थी ये सब आर्यों के समकालीन तत्कालिक समय में जातियां हुआ करती थी उत्तराखंड में। क्लियर है। अब इन जातियों को आगे चलकर हमने देखा तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो जातियां थी उनका हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा कि भैया उत्तराखंड की जो प्राचीन जातियां मानी जाती है मुख्य रूप से वो तीन है। कौन कौन सी है? कोल, किरात और खस। आपको ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है, कोल, किरात और खस। आप जब वीडियो देखेंगे तो साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे और नोट्स भी अपने साथ साथ पुटअप करते रहें। क्लियर है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे। तो सबसे पहले उत्तराखंड की तीन प्राचीन जाति हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो है कोल, किरात और खस। सबसे पहले बात करते हैं हम कोल जाति की। देख सकते हैं आप लोग, कोल जाति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोल जाति का कि ये उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति आपकी कोल जाति है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर पूछेगा इनका शौक क्या था, ये किस चीज़ के शौकीन हुआ करते थे, तो याद रखना ये संगीत प्रेमी और मदिरापान थे। ये संगीत प्रेमी के साथ साथ ये लोग मदिरापान भी करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि ये अपने समय की सबसे समृद्ध जाति है, यानी कि समृद्ध कहते हैं उसे कि जो अपने आप में परिपूर्ण जाति है। ऐसी प्राचीन जाति जो अपने समय की सबसे समृद्ध जाति मानी जाती है वो मानी जाती है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मेन ऑक्यूपेशंस क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर रहा है इनका मुख्य व्यवसाय। और पांचवा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि भैया जो ये कोल जाति है, इस कोल जाति की बनावट के आधार पर कैसे दिखते थे, तो याद रखना है काले और भद्दे दिखते थे। तो कोलों से जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से यही पूछा गया है कि सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जाति कोल जाति है, आपको मान के चलना है। अभी जो आगे क्वेश्चन पूछेगा, पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया, पांचवा क्वेश्चन बता दिया, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर बात है। तो चलेंगे आगे और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जाति है वो है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, वो कौन सी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास किरात। कौन सी आती है? किरात। तो चलेंगे इन पर भी बात कर लेते हैं, किरातों पर। तो दूसरी सबसे प्राचीन जाति हमारी किरात। इसमें से पहला क्वेश्चन बनेगा कि तत्कालिक समय की वो जाति जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती थी, ज्वाइंट एंड कंबाइंड फैमिली, वो थी आपकी किरात। ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग ऋतु प्रवास करते थे, सीजनल चेंज करते थे। जैसे भोटे जनजाति और ये जाति है, जैसे भोटे जनजाति ऋतु प्रवास करती है 6-6 महीने का, वैसे ही ये किरात जाति जो है अपने समय में ऋतु प्रवास करती थी। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इनकी बनावट कैसी है, तो इनकी बनावट भी मंगोलाइडों की तरह दिखते थे ये लोग। और चौथा क्वेश्चन बनेगा कि जो है इन किरातों को भिल्ल भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि किरातों को क्या कहा गया है, तो किरातों को भिल्ल कहा गया है, भिल्ल, ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें एक छूटा हुआ है वो लिखना, इनका व्यवसाय था, इनका व्यवसाय कृषि भी था। क्या था इनका व्यवसाय? इनका व्यवसाय कृषि है और कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं कृषि के साथ साथ ही। ये भी आपको याद रखना है कि कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करते हैं। तो 5 क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, ये भी आपको नोट करना है अपने नोट्स में कि पहला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार प्रथा, दूसरा ये जाति ऋतु प्रवास करती है, तीसरा इनकी बनावट मंगोलाइडों की तरह है, चौथा इनको भिल्ल भी कहा गया है, और पांचवा ये कृषि और पशुपालन भी करते हैं। क्लियर बात है। आगे चलेंगे। तीसरी सबसे प्राचीन जाति जो मानी जाती है वो है आपकी
खस जाति। कौन सी है? खस जाति। चले खसों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तीसरी प्राचीन जाति अब खस जाति मानी जाती है। खसों की खस जाति देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपनी प्रथाओं के लिए जानी जाती है खस जाति। ठीक है, तो सबसे पहली प्रथा इनकी घर जवाई प्रथा, दूसरी इनकी जेठो प्रथा, तीसरी है झटेला प्रथा और चौथी है टेकुआ प्रथा। ठीक है, फिर से रिपीट सुन लीजिएगा, घर जवाई प्रथा, जेठो प्रथा, झटेला प्रथा और टेकुआ प्रथा। क्लियर है? इन 4 प्रथाओं के लिए उत्तराखंड की तीसरी प्राचीन जाति खस जाति अपनी प्रथाओं के लिए ही जानी जाती थी, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 महत्वपूर्ण प्रथा है। ठीक है, तो चलेंगे आगे, इन प्रथाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं आगे। सबसे पहले इन प्रथाओं के बारे में बात कर लेते हैं। घर जवाई प्रथा, पहली प्रथा है घर जवाई प्रथा। इस जाति की महिलाओं को घर जवाई रखने का अधिकार था। अब डिपेंड करता है इस जाति की महिलाओं पर या बालिकाओं पर, घर जवाई रख सकती है नहीं रख सकती है, डिपेंड करेगा, लेकिन प्रथा जरूर है। अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति में घर जवाई प्रथा रही है, तो आपको बोलना है खस जाति में घर जवाई प्रथा रही है। अब प्रथा तो है, आप कोई अपनाए ना अपनाए डिपेंड करेगा, है ना। दूसरी प्रथा है जेठो प्रथा। जेठो प्रथा के तहत क्या होता था कि अगर भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है, जेठो मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो संपत्ति का बंटवारा अगर होता है तो बड़े भाई को संपत्ति में थोड़ा सा अधिक अधिकार दिया जाएगा, ये होती है जेठो प्रथा। तो अगर पूछेगा कि जेठो प्रथा किस जाति की है, तो आपको याद रखना है प्राचीन जाति है खस, उसकी दूसरी प्रथा है आपकी जेठो प्रथा। ठीक है, तीसरी आपकी झटेला प्रथा। इस प्रथा के तहत क्या था कि अगर इस जाति में किसी महिला के पति की अगर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो महिला विधवा हो जाती है। याद रखना, अगर वो महिला विधवा हो जाती है तो विधवा होने के बाद उसके जो पुत्र पुत्रियां हैं जो उत्पन्न हुए हैं उससे, वो सब क्या कहलाएंगे? झटेला कहलाएंगे। ये आप पॉइंट भी आपको याद रखना है, वो क्या कहलाएंगे? झटेला कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आपको मुख्य बिंदु याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका चौथी प्रथा है वो है आपकी टेकुआ प्रथा। कौन सी प्रथा है? टेकुआ प्रथा। अब इस प्रथा के तहत क्या था वो भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे। इस प्रथा के तहत लिखा है इस जाति में जो महिला है ना, जो विधवा है, वो अपने साथ क्या रख सकती है? किसी पुरुष को रख सकती है, उसको अधिकार है। ठीक है, लेकिन बशर्ते क्या होगा? शर्त एक होगी इसमें कि भैया अगर वो पुरुष रखेगी तो वो पुरुष क्या रहेगा? सिर्फ घर चलाने का माध्यम रहेगा। क्या रहेगा? घर चलाने का माध्यम रहेगा, वो सिर्फ घर चलाने का माध्यम रहेगा। हाँ, अगर उससे उत्पन्न संतान हो जाती है तो उस संतान को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, उस पुरुष को संपत्ति पर अधिकार का कोई हक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ घर चलाने के माध्यम के हिसाब से लाया गया साथ में। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर संतान उत्पन्न होती है तो तब क्या मिलेगा? संतानों को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। ये थी उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण प्राचीन जाति कोल की रात खस, जिनसे आपने 5-5, 6-6 क्वेश्चंस देखे हुए हैं, जो आगामी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, और उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल में शुरू होने के बाद उत्तराखंड में एक वंश शुरू होता है, नाम है कुनिंद राजवंश। सुना होगा आपने नाम, कुनिंद राजवंश। अब कुनिंद राजवंश का उदय उत्तराखंड में कैसे होता है? तो संभवतः कुनिंद जो है यहाँ पर राजनीतिक शक्तिशाली राजवंश माना जाता है इसे, और 300 से संभवतः कहीं पे 200-300, कहीं पे 300-400 है। आप 200-300 संभवतः मान के चलो, 300-400 मान के चलो। ठीक है, और इसकी स्थापना उत्तराखंड में होती है। ठीक है, अब स्थापना का जो श्रेय जाता है, थोड़ा सा उस पर महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। स्थापना का श्रेय और प्रमाण हमारे पास क्या क्या रहने वाले हैं, उन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे उनका इतिहासकारों का मत। किसी भी इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले जो हमारे इतिहासकार होते हैं उनका मत जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में वंश कहाँ से आया, इस वंश की उत्पत्ति उत्तराखंड में कैसे और कहाँ से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहासकारों के मत जानेंगे, फिर साहित्यकारों के मत जानेंगे, और फिर इनके अभिलेखों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। इतिहासकारों का मत, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, वो मिलते हैं रामायण और महाभारत। ठीक है, और महाभारत एक पर्व है वन पर्व। कौन सा पर्व है? वन पर्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार एक व्यक्ति है, ठीक है, महाभारत का वन पर्व कहता है, एक व्यक्ति था तत्कालिक समय में। ठीक है, उस व्यक्ति ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था, और उस व्यक्ति का नाम था सुबाहु। उस व्यक्ति का नाम था सुबाहु, और यही सुबाहु इस कुनिंद राजवंश का बाद में वास्तविक संस्थापक कहलाया। ये तो हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण, ये आपको नोट
अपने नोट्स में मेंशन करना है कि अगर पूछेगा कि कुनिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कुनिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक है सुबाहु। क्लियर है, ये आपको मेंशन करते हुए अपने नोट्स में चलना है। दूसरा पूछेगा तो साहित्यकारों का जो मत है वो क्या है, तो साहित्यकारों का सबसे बड़ा मत ये है कि हिंदी के पुरोधा यानी कि व्याकरण के रीढ़ जिन्हें कहते हैं वो व्यक्ति है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। और पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्याय, सुना होगा आप लोगों ने नाम अष्टाध्याय का। इसी अष्टाध्याय में जिक्र हुआ है सुबाहु का और कुनिंदों का। ठीक है, तो इसको हम मानते तत्कालिक समय में साहित्यिक इसको प्रमाण मानते हैं। ठीक है, इसका भी हमें प्रमाण मिलता है। तीसरा है हमारे पास अभिलेख। किसी इतिहास को जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है उसका अभिलेख। तो हमें कुनिंदों के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 5 में से 4 हमें भरूच मध्य प्रदेश से हुए हैं, 1 मथुरा उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक है, याद रखना। इसका प्रमाण, इस वंश के संबंधित प्रमाण मिलता है हमारे पास टोटल 5 इसके अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, जो भी मिलते हैं 5 अभिलेख मुख्यतः मिलते हैं। इनमें से 4 भरूच मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं, 1 मथुरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, जिससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि उत्तराखंड में 200 से 300 संभवतः यहाँ पर कुनिंदों अपना आधिपत्य स्थापित किया होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रमाण और मिलते हैं, 2 प्रमाण महत्वपूर्ण हैं। उन प्रमाण 2 कौन कौन से, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रमाण है हमारे पास, देख लेंगे, मुद्राओं का स्वरूप। कुनिंदों की मुद्राओं के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको हम गलत करके आते हैं, याद रखना। मुद्राओं का स्वरूप और प्रमाण सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो याद रखना इनकी 4 प्रकार की मुद्रा हमें प्राप्त हुई थी। 4 प्रकार की, पहले प्रारंभिक प्रकार की मुद्रा, दूसरी अलमणा प्रकार की मुद्रा, तीसरी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा और चौथी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। याद रखना, क्लियर है। अब हमारे यहाँ पर जो है 4 प्रकार की मुद्रा प्राप्त, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले विदेशी इतिहासकारों के मत भी देख लेते हैं। अलबरूनी, टॉलमी, इन्होंने भी इस वंश का प्रमाण दिया है कि उत्तराखंड में 200 से 300 ईस्वी के आसपास कुनिंदों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ये भी प्रमाण दे रहे हैं। अब देखेंगे इनकी मुद्राएं जो थी उस पर विशेष प्रकार से हम चर्चा करने वाले। इन मुद्रा कैसी थी, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर राजाओं का क्रम देख लीजिएगा कि कौन कौन से राजा इसमें हुए हैं, उनका क्रम भी देख लेंगे। सबसे पहले वास्तविक संस्थापक सुबाहु है, फिर विषदेव हुए हैं, फिर अग्रराज हुए हैं, फिर धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, अमोघ भूति, मगभत, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, महात्मनम और अंतिम जो एक राजा हुए हैं नाम है छत्रेश्वर। ये हमारे पास टोटल 12 से और 14 राजाओं के मध्य कुनिंदों में राजा हुए हैं। और ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं शिवदत्त, सिपाही, हरिदत्त। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर बात है, तो ये राजाओं का क्रम है। अब आगे चलेंगे, कुनिंद राजवंश का थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा फटाफट जल्दी में समझेंगे कि अलबरूनी, टॉलमी लिखा हुआ है इतिहास का राजवंशों के बारे में। जो मैंने आपको बताया अष्टाध्याय, पाणिनि, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में आपको प्रमाण बता चुका हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वंश के जो है संबंधित अभिलेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे आगे और थोड़ा सा इस पर और बात करने वाले हैं हम आगे कि इनका संबंध, इतिहासकारों का संबंध बताया मैंने। ठीक है, दूसरा एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है, कुनिंद राजवंश के विस्तार के संबंध में इतिहासकारों ने कुनिंद जनपद को गंगा, यमुना, सतलज आदि के आसपास के क्षेत्रों में इनका विस्तार बताया है। इतिहासकारों ने इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक बताया है कि आदि क्षेत्र मतलब गंगा का दोहाब क्षेत्र हुआ, सतलज हुआ, इनके आसपास इनका कुनिंदों का क्या था, तत्कालिक समय में आधिपत्य था। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कुनिंदों की जो प्रारंभिक राजधानी जब सुबाहु था तो इसके समय में, सुबाहु के समय में राजधानी थी श्रीनगर। याद रखना, सुबाहु के टाइम पे राजधानी थी श्रीनगर, लेकिन जब अमोघ भूति राजा बना तब राजधानी गई आपकी कालकूट कालसी। कहाँ गई? कालकूट कालसी। इस पॉइंट को भी नोट करते हुए चलना आप लोग आगे। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, महाभारत में कुनिंदों को द्विज या श्रेष्ठ या बुद्धिमान कहा गया है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसे महाभारत में द्विज या श्रेष्ठ कहा गया है, तो कुनिंदों को द्विज या श्रेष्ठ कहा गया है। ये भी पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार कुनिंद राजवंश के समय इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं आर्य जाति का निवास
माना जाता है। कहीं ना कहीं आर्यों का आधिपत्य, जब कुनिंदों ने यहाँ पर आधिपत्य स्थापित किया था तो कहीं ना कहीं आर्य भी इसके समकालीन या ये आर्यों के समकालीन रहे थे, इस बात का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो चले अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी मुद्राओं का प्रमाण, जो महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रारंभिक प्रकार की मुद्रा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक प्रकार की मुद्रा पर कुनिंदों की प्रारंभिक प्रकार की मुद्रा हमें देहरादून से बेहट यानी कि बेहरट, तत्कालीन बेहट वर्तमान सहारनपुर और देहरादून से हमें इनकी मुद्रा प्राप्त हुई। साथ साथ जौनपुर का थत्यूर क्षेत्र, यहां से भी हमें कुनिंदों की मुद्रा का प्रमाण मिलते हैं। कौन सी मुद्रा? प्रारंभिक मुद्रा। तो क्वेश्चन बनेगा कुनिंदों की प्रारंभिक मुद्रा हमें कहां से प्राप्त हुई? आपको बोलना है प्रारंभिक मुद्रा देहरादून से, तत्कालीन बेहट यानी कि वर्तमान सहारनपुर से, और देहरादून और जौनपुर, टिहरी के जौनपुर के थत्यूर क्षेत्र से हमें इनकी मुद्रा प्राप्त हुई है। दूसरा है बच्चे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, यह मुद्रा हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी और यह मुद्रा मुख्यतः ताम्र धातु से निर्मित थी, तांबे से निर्मित थी। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा का भार अगर पूछेगा तो भार है 119 से 347 ग्रेन, ग्राम नहीं है, ग्रेन लिखा गया है। एक ग्रेन इक्वल टू होता है बच्चे, याद रखना, 0.002 ग्राम, याद रखना, एक ग्रेन इक्वल टू 0.002 ग्राम होता है। तो ये ग्रेन में थी इनकी मुद्रा का भार, किसमें था? ग्रेन में इनकी मुद्रा का भार था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर जो बिंदु लिखा गया है उसमें चर्चा है कि अल्मोड़ा की मुद्रा जो हमें मिली थी, इसमें कुबड़ वाला सांड, जो मुद्रा में चित्र अंकित है, कुबड़ वाला सांड, मानव की आकृति थी, ठीक है, छत्र था, मूर्ति थी, आदि के चित्र अंकित किए थे मुद्राओं में। याद रखना, अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से, जैसे आजकल यूके SSS क्वेश्चन बना रहा है डीपली, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में किसके चित्र अंकित थे, तो कुबड़ वाला सांड पूछ सकता है, ध्यान देना, मानव, छत्र, मूर्ति आदि के चित्र अंकित थे। तीसरा अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, यह मुद्रा राजा अमोघ भूति द्वारा जारी की गई थी, याद रखना, और अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा का भार था 31 से 38 ग्रेन, 31 से 38 ग्रेन अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा का भार था। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में नारी, मृग, नाग, चक्र, स्वास्तिक, नंदी, लहरदार खेत आदि का चित्र अंकित था। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कुनिंदों के किस राजा ने अपने मुद्रा में स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया था? तो स्वास्तिक चिन्ह सभी जानते होंगे आप लोग, कैसे बनता है स्वास्तिक चिन्ह? ऐसे बनता है ना स्वास्तिक चिन्ह, आपको पता होना चाहिए, ऐसे, ये स्वास्तिक चिन्ह है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो ये किसकी मुद्रा में था? अमोघ भूति की मुद्रा में था, जिसका भार था 31 से 38 ग्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास राजा वो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, यह मुद्रा राजा छत्रेश्वर ने अपने समय में जारी की थी। इसके भार था 119 से 231 ग्रेन था। मुद्रा पर अंकित चित्र था शिव, जिसके दाहिने हाथ में त्रिशूल था और त्रिभुजाकार आकृति थी। यह भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है किस राजा ने अपनी मुद्रा में शिव के दाहिने हाथ का त्रिशूल छापा था और त्रिभुजाकार आकृति वाला छापा था? तो राजा था आपका छत्रेश्वर। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। कुनिंद राजवंश में ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुनिंदों से जो हमेशा आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कौन कौन से, उन पर चर्चा करेंगे। राजा अमोघ भूति कुनिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा हुआ करता था। एकमात्र राजा जिसने सर्वाधिक मुद्रा जारी की थी वो था अमोघ भूति। अमोघ भूति की मुद्रा दोनों धातुओं में, याद रखना, चांदी और तांबा, एकमात्र राजा हुआ अमोघ भूति जिसकी मुद्रा दोनों धातुओं में थी, चांदी और तांबा से निर्मित थी। अमोघ भूति की मुद्रा ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में किसकी थी? अमोघ भूति की। ये भी थी, ये भी याद रखना। देखो दोनों धातु रजत और तांबा, अमोघ भूति, दोनों लिपि ब्रह्मी खरोष्टी, अमोघ भूति। अमोघ भूति की मुद्रा से ज्ञात होता है कि इनके समय में कुनिंद राजवंश अपनी चरम सीमा पर था, यानी कि कुनिंदों को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किसने किया था? अमोघ भूति ने किया था। ये भी आपको याद रखना है कि अमोघ भूति ने कुनिंदों को अपने समय चरम सीमा पर पहुंचाया था। क्लियर बात है? एक नोट लिखा हुआ है, एकमात्र शासक जिसके समय में कुनिंद राजवंश अमोघ भूति राजवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। ये भी आपको याद रखना है कि कुनिंदो वंश था, लेकिन जब राजा प्रभावशाली हुआ अमोघ भूति तो कई लोगों ने इस वंश को अमोघ भूति वंश के नाम से भी संबोधित किया। ये भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है यहां पर जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। अमोघ भूति की मुद्रा के पश्चात कुनिंद राजवंश
देखो, अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात कुनिंद राजवंश लड़खड़ाने लग गया और अंतिम अयोग्य राजाओं ने अपने वंश को संभालने में असफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वंश का पतन हुआ और यहाँ जो है शक और कुषाण जातियों का आधिपत्य स्थापित होने लगा। नोट पढ़ेंगे, राजा अमोघ भूति की मुद्रा से प्रमाण होता है कि राजा अमोघ भूति अपने समय में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और शैव धर्म को संरक्षण देने का कार्य किया है। क्वेश्चन में पूछता है कि किस कुनिंद राजा ने सर्वप्रथम बौद्धों को संरक्षण देने का कार्य किया है, तो अमोघ भूति ने। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेंगे अब इनकी लोक संस्कृति और शासन प्रशासन की ओर थोड़ा सा कुनिंदों की चलेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं मुद्राओं में प्रचलित शासकों के नाम। कुनिंद राजवंश में अमोघ भूति से लेकर राजा छत्रेश्वर तक ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने शासन अपने समय समय पर अपने शासन प्रशासन का परिचय दिया। ताम्र और रजत धातु का प्रयोग कैसे कैसे हुआ देखेंगे। कुनिंदों की मुद्रा मुख्यतः ताम्र धातु से निर्मित थी। एकमात्र राजा अमोघ भूति जिनकी दोनों में थी, ताम्र और रजत में, यह भी याद रखना, ब्रह्मी और खष्टी दोनों में थी, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे इनकी लिपि। लिपि की अगर हम बात करेंगे तो लिपि कुनिंद राजवंश में के राजाओं की लिपि मुख्यतः ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, लेकिन एकमात्र था कौन, अमोघ भूति, जिसकी ब्राह्मी और खष्टी दोनों में थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे शैव धर्म का प्रभाव यहाँ पर कैसे रहा है, उस पर भी चर्चा करने वाले हम लोग। तो शैव धर्म का प्रभाव कैसे रहा है चलेंगे। कुनिंद मुद्राओं में अनेक ऐसे चित्र अंकित मिले हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि कुनिंदों ने अपने समय में शैव धर्म को संरक्षण तो दिया। इसकी मुद्रा में भगवान शिव का आपको दिखाता अभी इससे पहले कि दाहिने हाथ में त्रिशूल था, इससे प्रमाण मिलता है। अब बौद्ध धर्म का प्रमाण क्या मिलता है, कुनिंद मुद्रा में कैसे चित्र मिले हैं जिनमें जो है इस बात की पुष्टि होती है कि बौद्धों को संरक्षण इन्होंने दिया, जैसे चक्र, बोधि वृक्ष आदि इसकी मुद्राओं में छपे होते कुनिंदों की। इससे हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को भी कहीं ना कहीं संरक्षण देने का कार्य किया है। ठीक है, याद रखना। अब है इनका कुनिंदों का कला और सौंदर्य शास्त्र कि कुनिंदों कला और सौंदर्य शास्त्र कैसे रहा है, थोड़ा इस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो चलेंगे। कुनिंद शासन काल की दृष्टि से याद रखना, मुद्रा इनका जो है, इनके दृष्टि से इनका जो पूरा शासन प्रशासन मुद्रा से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है, याद रखना। अमोघ भूति की मुद्रा के समय अति सुंदर थी। बाद बाकी सभी जो राजा थे ना, इनकी मुद्रा भद्दी और घिसी हुई थी। एकमात्र राजा हुआ है बच्चे अमोघ भूति, इसको याद रखना। बस ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। अमोघ भूति की मुद्रा थी बिल्कुल सुंदर और बाद बाकी सबकी मुद्रा भद्दी और घिसी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और इतना आपको याद रखना है कि कुनिंद राजवंश उत्तराखंड का पहला राजनीतिक शक्तिशाली वंश है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है। राजधानी प्रारंभिक पूछेगा तो आपको श्रीनगर बतानी है, और अमोघ भूति के समय पूछेगा तो कालकूट कालसी बतानी है। क्लियर बात है? इतना आपको कुनिंदों के बारे में जानना है। तो संभवतः आपको आज का टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा। अब आपकी कंटिन्यू में वीडियो डालते रहूँगा। आपको कंटेंट कैसा लगा आप मुझे बताएं। कोई कमी हो तो कमेंट में बताएं कि सर भी या कुछ फास्ट हो रहा हो या जल्दी हो रहा हो, या आप स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो मुझे आप कमेंट में बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि किसी का भला हो सके। धन्यवाद।